नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर फिर बरपा हंगामा। रिपोर्ट को बड़ी साजिश बताकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को कहा विदेशी एजेंट। बांग्लादेश में अब हिंदुओं ने शुरू कर दिया विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा की उठाई मांग, चौतरफा गिरी तो एक्शन में आई यूनुस सरकार। हिंदू छात्रों के साथ बुलाई अहम बैठक। बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें। नेशनल हेराल्ड केस में पेश होने वाली है चार्जशीट। ईडी बहुत जल्द पूछताछ के लिए राहुल गांधी को भेज सकती है समन। अरविंद केजरीवाल फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जमानत की लगाई गुहार। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सीबीआई केस में मांगी जमानत। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर पूरे देश में उबाल। सड़कों पर उतरकर लोग कर रहे विरोध प्रदर्शन। सीबीआई को केस ट्रांसफर करने से हिचक रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर मचे बवाल की। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हवाले से सरकार और सेबी पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर देश को आर्थिक अराजकता में झोंकने की कोशिश का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह सब देश के खिलाफ साजिश है। रविशंकर ने कहा कि तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग में मुख्य निवेशक है। ये एक टूल किट गैंग है और साजिश के तहत भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। शेयर बाजार को अस्थिर किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। कांग्रेस चाहती है कि भारत में कोई आर्थिक निवेश ना हो। भारत की प्रगति को रोकने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस पार्टी भारत को कमजोर और भारत की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ना चाहती है। क्या इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का हाथ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप इस तरह के तत्वों को इनकरेज करते हो जो इकोनॉमिक एनार्की इस देश के अंदर लाना चाहते हैं। कैपिटल टीवी शुरू से कहता आ रहा है कि ये हिंडनबर्ग जिन कंपनियों और उसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो एंटी इंडिया फोर्सेस के प्रथम पंक्ति के लोग हैं। जॉर्ज सोरोस, उसके लोगों से राहुल गांधी के ताल्लुकात हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा वो करते हो तो जॉर्ज सोरोस के लोग उसमें मौजूद होते हैं। ये अमेरिका जाते हैं तो वहां जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिलते हैं। इतना ही नहीं, ये हिंडनबर्ग के बारे में और भी कई सारे खुलासे हो गए कि किस तरीके से कि चाइनीज लॉबिस्ट इसको फंडिंग करता है कि ताकि आप हिंदुस्तान के अंदर बवाल क्रिएट कर सके। देखिए, इनको हिंदुस्तान के प्रोग्रेस वो इनको चुभती है। अडानी कहां नंबर 1 थे पूरी दुनिया में, सबसे रिचेस्ट कंपनी कहां से कहां जा रही थी, अभी 22वें स्थान पे है। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, एक डिस्क्रेडिटेड फर्जी रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति जिसका धंधा ही दूसरे को नुकसान पहुंचाकर कमाने का होता है। अब अमेरिका की कंपनी है लेकिन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो रिपोर्ट नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि वहां के अदालतों ने बैन कर रखा है। लेकिन उसकी एक रिपोर्ट आती है, हिंदुस्तान में सब नाचना शुरू कर देते हैं। पिछली बार जब रिपोर्ट आई थी 17 लाख करोड़ रुपए, आप बस इमेजिन कीजिए, 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वो तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी, उसका बेसिक जो है वो इतना मजबूत है कि हम रिवाइव कर गए। तो ये जो बार बार इस तरह की चीजें होती है और वो भी विदेशी एजेंसियों के द्वारा, और कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टे और एक पत्रकारों के अंदर भी एक इकोसिस्टम उसको मदद करता है, तो ये साफ है कि ये लोग
हिंदुस्तान की भलाई तो बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी हिंदुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। हर दिन किसी ना किसी इलाके में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। देश विदेश में इसकी निंदा भी हुई है, लेकिन हमले बदस्तूर अभी भी जारी हैं। हिंदुओं ने अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। सुरक्षा की मांग की जा रही है। बढ़ते विरोध के बीच अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने गहरी चिंता जाहिर की है। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले के बारे में बात करने के लिए हिंदू छात्रों और युवाओं के साथ बातचीत करने का फैसला भी लिया है। इस बैठक में सरकार हिंदू समुदाय की सुरक्षा के मुद्दे पर चिंताओं को सुनेगी। देश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम भी उठाएगी। क्या हिंदुओं के बारे में कुछ सोचेगी ये नई अंतरिम सरकार का? देखिए, दो तीन चीजें हो रही हैं। अभी अभी खबर आई है कि प्रोफेसर यूनुस ने माफी मांग ली है कि उन्होंने माना कि हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस हमले को रोका जाएगा, हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया भर में, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे कहीं भी, बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर, यूनाइटेड नेशन के दफ्तर के बाहर, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर हिंदुओं ने रैली की पिछले संडे। और इसका असर साफ साफ दिख रहा है। पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि ये जो नई सरकार आई है, ये कोई डेमोक्रेसी लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अत्याचार कर रही है। इसलिए उनको माफी मांगना पड़ा और एक्नॉलेज करना पड़ा। ये तो बांग्लादेश की कहानी हो गई। कहाँ है राहुल गांधी? कहाँ है प्रियंका वाड्रा? कहाँ है अखिलेश यादव? कहाँ है ममता बनर्जी? इन लोगों के मुंह में दही जम गई। एक शब्द भी वहां हिंदू कट रहे थे, मंदिरों को जलाया जा रहा था और इन लोगों ने चुप्पी साध ली। यहां तो अपने हिंदू और बहुत सारे रिश्तेदार जिसके पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन ये इस वक्त नहीं बोलेंगे। हिंदू शब्द अपनी जुबान पे नहीं लाएंगे। लेकिन फिलिस्तीन, जिससे कोई लेना देना, उसके बारे में ऑल आइज ऑन राफा। ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये फिलिस्तीन के बारे में इनको ज्यादा चिंता है। हिंदू काटे जा रहे हैं, उसके बारे में इनके पास एक भी शब्द कहने को नहीं है। ये है इनका असली चरित्र, इनका काला चेहरा जो इस घटना से उजागर हुआ है। जी, अब बात करते हैं राहुल गांधी की बढ़ती मुसीबतों की। राहुल गांधी पर बहुत जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। जमानत पर बाहर राहुल गांधी सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। दरअसल खबर है कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को ईडी जल्द समन कर सकती है। ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करना चाहती है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि हम एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की जांच पूरी करने और चार्जशीट दर्ज करने की सोच रहे हैं ताकि मामले की सुनवाई हो सके। ईडी इस मामले में हुई गड़बड़ी के बारे में अपनी जांच पूरी करना चाहती है, तो ऐसे में राहुल गांधी से पूछताछ का एक और दौर शुरू हो सकता है। सोनिया गांधी भी ईडी के रडार पर आ सकती है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। क्या राहुल गांधी को ईडी समन करेगी? बिल्कुल करना ही चाहिए। ऑलरेडी वो बेल पे है। कोई भी केस है, कोई भी घोटाला है, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, फायदा मिल गया मनीष सिसोदिया को। शराब घोटाले में आपने विलंब किया, बेल मिल गया, बाहर निकल गए। लेकिन इस मसले में राहुल गांधी तो घूम घूम के बता रहे हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाई, प्रधानमंत्री बनोगे तो पहले केस से तो निवृत्त हो जाओ। मामला बड़ा संगीन है। चाहे मनु सिंघवी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, 8 9 बड़े बड़े वकील इस पूरे केस को झूठ बता करके रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ये राहुल गांधी का ये जो कंपनी है, सोनिया गांधी की जो कंपनी है यंग इंडियन, दरअसल इसको बनाया ही गया था कि ताकि ये लोग नेशनल हेराल्ड को लूट सके। 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है अब तक, और इसके ऊपर कार्रवाई ना हो तो ये तो कई सारे लोग सोच रहे थे कि भाई आपने अब तक उनको इतनी छूट क्यों दी।
चुनाव से पहले ही इस केस के ऊपर डिसीजन आ जाना चाहिए था, ताकि देश की जनता को समझ में आ जाए कि जो खटाखट कर रहा है वो किस तरीके से फटाफट लूट कर रहा था, ताकि लोग ये तय कर पाए कि कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, कौन घोटालेबाज है और कौन देश की सेवा कर रहा है। जी, तो राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए बेताब हैं। जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस बार उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई केस में उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने अब सीबीआई मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपील की कि इसे कल के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर सीजीआई ने कहा कि मुझे एक ईमेल भेजिए, निश्चित तौर पर इस पर गौर करेंगे। क्या राहत मिलेगी केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो राहत दे ही देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मन करेगा राहत देने का, वो दे देंगे, नहीं देने का मन करेगा नहीं देंगे। लेकिन सवाल क्या है? एक तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि भाई आपके चीफ जस्टिस के क्लासमेट रहे हैं मनु सिंघवी साहब, उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, भाई कल ही सुनवाई हो जाए। क्या इस तरह का डिमांड सीजीआई कहते हैं कि भाई ईमेल कर दो हमें? हजारों हजार केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है अमीर वकीलों को हायर करने का। अमीर वकील हायर कीजिए और मनचाहा तारीख सुप्रीम कोर्ट में पाए, इस तरह का एडवर्टीजमेंट छपना चाहिए। पैसे हैं पॉकेट में तो सुप्रीम कोर्ट में मनचाहा तारीख ले सकते हैं आप, यही इसका लब्बो लुभाव है। अब आते हैं कि केजरीवाल का क्या होगा। केजरीवाल जो अपील उन्होंने वहां पे की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को दिया गया है उसी तरह से हमें भी दे दीजिए। यह केस अभी लंबा चलेगा, कब तक एक मुख्यमंत्री को आप जेल में रखेंगे? ये दलीलें दी गई है और यह भी कहा गया है कि जो हाईकोर्ट ने हमारे पिटिशंस को रिजेक्ट किया वो जैसे तैसे कर दिया, ठीक से पढ़े नहीं। तो हाईकोर्ट का फैसला अब तो गॉन हो गया, अब तो आपने वहां पे उसको चैलेंज कर दिया है और अचानक से आपको और जजेस की तरफ से, कोर्ट की तरफ से ये कहा जाएगा भाई राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो हर अपराधी का अधिकार है, बेल जो है वो रूल है, जेल जो है वो अपवाद है। इस तरह के थ्योरीज को इन्वोक किया जाएगा ये सिलेक्टेड केसेस में, तो देश की जनता यही मानेगी और यही कहेगी कि सब सेटिंग है, सब मिले हुए हैं और देश में जिसके पास पैसा है, रसूख है, पॉलिटिकल व्यक्ति है, उसको कानून का खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। देखिए आंखों के सामने लालू यादव किस तरीके से बाहर घूम रहे हैं। वो सजा याफ्ता कैदी है, उसको जेल में होना चाहिए, लेकिन तबीयत खराब है, मेडिकल ग्राउंड पे उनको बाहर रखा गया है। किस लिए? राजनीति करने के लिए। मेडिकल ग्राउंड में तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन वो तो रैलियां कर रहे हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो ये इस तरह का न्यायिक व्यवस्था ये देश के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। जी, आज की आखिरी खबर में बात कोलकाता रेप मर्डर केस की। बंगाल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। मृत डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मामले में अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सामने आना ही पड़ा। आज ममता बनर्जी ने मृत महिला डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ममता परिवार के लोगों से मिलने के लिए उनके घर गई और परिजनों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इसी के साथ ममता बनर्जी ने पुलिस को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर पुलिस रविवार यानी 18 अगस्त तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई तो वो मामले को सीबीआई को सौंप देगी। 18 तारीख तक का लंबा इंतजार क्यों ममता बनर्जी सीबीआई को ये केस नहीं सौंपना चाहती? देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर किसी का यकीन रहा नहीं। वो घटना स्थल पे भी गई जहां पे जो डॉक्टर्स, नर्सेस, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन लोगों ने बात नहीं माना। क्यों नहीं माना? बंगाल में आखिर हो क्या रहा है? बंगाल में ट्रस्ट खत्म हो गया है सरकार के प्रति, ट्रस्ट खत्म हो गया है पुलिस के प्रति, ट्रस्ट खत्म हो गया है वहां की पूरी व्यवस्था के प्रति, और इसलिए
एक घटना घटती है और तमाम लोग कहते हैं कि भाई पुलिस से नहीं जांच होगी, इस सरकार के तहत जांच नहीं होगी, सीबीआई बुलाओ। अब कोलकाता से शुरू हुआ, पूरे देश भर में फैल गया। आज दिल्ली में भी अस्पतालों में जो है कोई इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ इमरजेंसी खुला हुआ है। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आप कड़े कानून नहीं बनाते, इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को इसी कोर्ट के द्वारा बेल मिल जाता है, सजा मिलने में 20-20 साल 25-25 साल लग जाते हैं। तो लोगों को एक तरीके से मन बढ़ जाता है लोगों का, अपराधियों का। आप 10 इस तरह के केसेस में 1 महीने के अंदर फांसी दीजिए। भाई कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। ये जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनके अंदर दहशत खौफ पैदा करना पड़ेगा, और नहीं तो अब ये धरना प्रदर्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 महीने के बाद फिर देखिएगा किसी हॉस्पिटल में कहीं किसी डॉक्टर किसी नर्स के साथ फिर यही कांड होगा। इससे रुकने वाला नहीं है। कड़े कानून, स्विफ्ट एक्शन और बिल्कुल मृत्यु दंड, उसके नीचे कुछ नहीं। तब जाकर के इस तरह की चीजें, अब बताइए वो कहां हुआ, उसका क्या कहानी चल रही है अभी तक। एक वो मुस्लिम लड़का था जो श्रद्धा नाम की हिंदू लड़की को पीसेस में काट करके वो फ्रिज में डाल दिया, लोग भूल गए। अभी तक उसको फांसी लग जानी चाहिए थी। तो ये अगर आप इस तरह का सिस्टम रखेंगे तो आप लाख धरना प्रदर्शन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।